सियासी पार्टियां एक तरह नाल पंजाब दे नाल खेड रहीआं ने, अपनी अपनी सियासी ज़मीन नूं तलाशण लई या हर हीले प्राप्त करन लई किसी हद तक भी जा सकदियां ने सियासी पार्टियां। खतरा पंजाब नूं दिल्ली तो भी है। दिल्ली तो किस तरह खतरा आ, ये सुन के शायद तुहानूं अज थोड़ी जी हैरानी होवे और परेशानी भी होगी, जो असीं अज खुलासे करन जा रहे हैं। लगातार पिछले दिनों तो मेरे ते सर्च कर रहा सी कि की वाकया ही पंजाब दे अंदर अगले दिनों दे विच सानूं बहुत वड्डी कोई हलचल देखने को मिल सकती है। पंजाब का जो सियासी समीकरण है वो मैं ये मानता हूँ दिल्ली के हिसाब से नहीं चल रहा है, जिस तरीके से दिल्ली चलाना चाहता है। जो बीजेपी की जो पिच तैयार होती है, बीजेपी की जो पिच है उसको तैयार करती है आरएसएस। लेकिन जिस तरीके से अपने दम पर सरकार बनाने वाली बात है वो सफलता आज तक नहीं मिली है। उसका बहुत बड़ा जो रीजन मैं मानता हूँ कि वहाँ पर आरएसएस की जो एक कार्यशैली होती है, आरएसएस हिंदुत्व पर बात करता है, तो जब बात हिंदुत्व की आती है और वहाँ पर सिख धर्म है पंजाब के अंदर, तो वो चीजें आपस में कहीं ना कहीं क्लैश कर जाती हैं, मैच नहीं करती हैं। बीजेपी और आरएसएस इस चीज को समझते हैं कि हमें कैसे पैठ बनानी है। राज्यपाल सब आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं या बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं या कई बीजेपी के लोग हैं, और उनकी विचारधारा वही रहती है। उसी तरीके से फिर वो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे वीसी का अपॉइंटमेंट हो, चाहे रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो, चाहे प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो, तो चीजें प्रभावित होने लगती हैं, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा बिकता है। पंजाबियों की वजह से एक वक्त था जो हिंदू धर्म बचा, इस टाइम मुगलों का बड़ा आतंक था। लेकिन आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है वो सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं चल रही है। सिख को भी मैं ये मानता हूँ, अगर आप अकेले हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुत्व का ही झंडा बुलंद करने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है दूसरों की फ्रीडम पर प्रॉब्लम आएगी। फिर आप इस सिखिज्म को कहाँ लेकर के जाएंगे। जरा सी मांग के लिए अगर किसान प्रॉब्लम में आता है तो उसकी पगड़ी को देखकर आप उसको खालिस्तानी कहने लगते हैं, किसी की टोपी को देखकर पाकिस्तानी कहने लगते हैं। खाली अगर प्रधानमंत्री पगड़ी लगा करके गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकते हैं, मुझे लगता है इससे सिखों का भला नहीं होने वाला। पंजाब में आरएसएस जड़ों में मतलब एक तरह से पैर पसार रही है, जड़ों में दाखिल हो रही है पंजाब की। तो इनू किवें असीं समझांगे कि किस तरह बीजेपी आरएसएस काम कर रही बीजेपी को मजबूत करने वास्ते। बीजेपी इस उत्ते भी विचार कर रही है कि हरियाणे की एक वड्डी बैल्ट नूं पंजाब दे विच शामिल करता जाए। इहदे बारे की तुसीं कहोगे कि लगातार जिहड़े सिख चेहरे ने बीजेपी शामिल हो रहे हैं, आरएसएस नाल जुड़ रहे हैं, तो ये किस तरह की उन्होंने कार्यशैली पंजाब दे विच सानूं देखण नूं मिल रही है या भविख दे विच किस तरह की कार्यशैली देखण नूं मिलेगी। जब कोई पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करती है, चाहे वो मुगलों ने मजबूत की, अंग्रेजों ने मजबूत की, तो एक अपना प्रोग्राम चलाया जाता है कि हमारे देश के अंदर ऐसा युवा है, ऐसे गरीब लोग आज भी हैं जिनके पास समय है या वो जुड़ जाते हैं इन चीज़ों से, वो प्रभावित हो जाते हैं। उनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, कोई प्रोग्राम हो जाए तो उनका माइंड चेंज होने लगता है। इसका कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया, इसका नेहरू जी ने सत्यानाश कर दिया, और अब हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया होता था, ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो लोगों का माइंड चेंज किया जाता है, तो इस तरीके से बेस तैयार किया जाता है, लोगों का माइंड चेंज किया जाता है और उनके ये पैटर्न पंजाब में कैसे ये पैटर्न पंजाब में कैसे चलेगा। ये एरिया जो हैं इनको पंजाब के साथ जोड़ करके, पहले तो पंजाब मांगता था कि जो पंजाबी बोलते इलाके ने वो सानू दिते जान, लेकिन हुण पता लग्या है कि खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस पैटर्न पर काम कर रही है, सोच पर काम कर रही है कि इन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ पंजाब दे विच शामिल करके पंजाब दे अंदर बीजेपी का वोट बैंक जिहड़ा है वो मजबूत किया जाए। इधर दिल्ली बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आ रही और उधर पंजाब बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और जबकि देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब से लगता हुआ उत्तर प्रदेश बीजेपी के कंट्रोल में है, हिमाचल बीजेपी के कंट्रोल में है, तो इधर राजस्थान आप देखेंगे बीजेपी के कंट्रोल में है। तो इसको परिसीमन कहते हैं। इस तरीके का परिसीमन किया जा सकता है कि इधर दिल्ली को भी कंट्रोल कर लिया जाए और उधर पंजाब को भी कंट्रोल कर लिया जाए। तो कैराना लोकसभा का इस तरीके से परिसीमन किया गया कि कैराना से लेकर लगभग 100 किलोमीटर तक ये लोकसभा चली गई, उसको इस तरीके से बना दिया गया और बीजेपी का बंदा जीत गया। इस
इसमें इनके एक्सपर्ट लोग बैठते हैं कि कहाँ से कौन से लोगों को जोड़ना है, कौन से शहरों को निकालना है, किस बेल्ट को जोड़ना है, किसको निकालना है। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ RSS ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ RSS ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਵੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਟੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਤੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ है। देखिए मदनदीप जी, जो दर्द आपके अंदर है वो हर हिंदुस्तानी के अंदर है। जैसा आपको पंजाब को लेके, अपनी मिट्टी को लेके दर्द होता है, ऐसा ही जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके अंदर मिट्टी को लेकर दर्द होता है, हरियाणवी जो है उनके अंदर अपनी मिट्टी को लेकर के दर्द होता है। ये जगह जगह पर होता है। इसका रीजन है आपका उस मिट्टी से जुड़े रहना और वहां पे कोई परिवर्तन देखना। और ये पढ़े लोग, लिखे जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो चीजों से रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हर वक्त अपडेट रहते हैं, अपडेट रहने वाले बंदे के अंदर या इंसान के अंदर हलचल होनी तय है। आप भी उन्हीं में से एक है, हम भी उन्हीं में से एक है। तो पंजाब को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए पंजाब, पहली बात तो हिंदुस्तान का एक सिरमौर राज्य है और पंजाब से हिंदुस्तान की भी एक बहुत बड़ी पहचान है। पंजाबी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, पंजाबी से हिंदुस्तान की फौज है, पंजाबी से हिंदुस्तान की पहचान है। दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान का परचम जो लहराता है वो मैं पंजाबी को मानता हूं। आप सिख रेजिमेंट की बात कर लीजिए, गोल्डन टेम्पल की बात कर लीजिए, हमारे गुरु नानक देव की बात कर लीजिए, तो पंजाब की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया में है, इसलिए पंजाब पर चर्चा होना तय है।
लेकिन पंजाब का जो सियासी समीकरण है वो मैं ये मानता हूं दिल्ली के हिसाब से नहीं चल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली चलाना चाहता है, खासकर उत्तर भारत में जिस तरीके से पकड़ मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो आज की तारीख में वो समीकरण पंजाब में फिट नहीं बैठता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन इसका ये हो सकता है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें बीजेपी लगातार मजबूत हुई है और वहां पर हिंदुत्व वाला मुद्दा चल जाता है। चाहे वो मंदिर का लेकर के चला लीजिए, चाहे हिंदुत्व का चला लीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान का चला लीजिए। क्योंकि जो बीजेपी की जो पिच तैयार होती है, बीजेपी की जो पिच है उसको तैयार करती है आरएसएस। आरएसएस वहां पर पहले से कार्य करने लगती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकारें रहती हैं, उधर गुजरात में सरकार रहती है, हिमाचल में बन रही है, उत्तराखंड में बन रही है, लेकिन काफी समय से पंजाब में इस तरीके की सफलता नहीं मिली है जैसी उम्मीद कर रहे थे। कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके की सफलता कभी नहीं मिली है। वो एक अलग बात है कि मिलजुल के जैसे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली या अकालियों के साथ में पंजाब में रह लिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस तरीके से अपने दम पर सरकार बनाने वाली बात है वो सफलता आज तक नहीं मिली है। उसका बहुत बड़ा जो रीजन मैं मानता हूं कि वहां पर आरएसएस की जो एक कार्यशैली होती है, आरएसएस हिंदुत्व पर बात करता है। तो जब बात हिंदुत्व की आती है और वहां पर सिख धर्म है पंजाब के अंदर, तो वो चीजें आपस में कहीं ना कहीं क्लैश कर जाती हैं, मैच नहीं करती हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस इस चीज को समझते हैं कि हमें कैसे पैठ बनानी है। देखिए, पैठ बनाने की कई चीजें होती हैं। जब यहाँ पे मुगलों का राज था तो उन्होंने हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ध्वस्त किया। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर लागू किया। तो एजुकेशन बेस होता है किसी भी लोगों का माइंड रीड करने में, उनका माइंड सेट करने में और चीजों को बदलने में। तो एक तो मैं ये मानता हूं कि आरएसएस के हिसाब से आज की तारीख में जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। क्योंकि जितने राज्यपाल बनाए जाते हैं, राज्यपाल सब आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं या बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं या कहिए बीजेपी के लोग हैं, और उनकी विचारधारा वही रहती है। उसी तरीके से फिर वो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे वीसी का अपॉइंटमेंट हो, चाहे रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो, चाहे प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो। तो जब आप बच्चों को पढ़ाने लगते हैं और कोई विचारधारा आपके माइंड में होती है, आप उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट में आप प्रोग्राम करने लगते हैं, या गवर्नमेंट के नुमाइंदे आकर, कभी वो मंत्री किसी फंक्शन में बुलाए जाएंगे, कभी किसी को बुलाया जाता है, आप देखते हैं कोई ना कोई मंत्री, कैबिनेट का मंत्री आते रहते हैं यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम में। तो चीजें प्रभावित होने लगती है, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा बिकता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा, अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाबियत जो है वो बिल्कुल एक अलग तरह की है। ये कहा जाता है कि पंजाबियों की वजह से एक वक्त था जो हिंदू धर्म बचा, इस टाइम मुगलों का बड़ा आतंक था। लेकिन आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है वो सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं चल रही है। आपने देखिए, आप माने या ना माने, आज की तारीख में अगर हिंदुस्तानी होने के नाते हम बात करें तो सबको फ्रीडम होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने की होनी चाहिए, चाहे वो सरकार को बात बुरी लग जाए। लेकिन जो एक बहुत बड़ा समुदाय है हिंदुस्तान में, मुस्लिम समुदाय, आज की तारीख में वो भयभीत है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद सिख है। सिख को भी मैं ये मानता हूं, अगर आप अकेले हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुत्व का ही झंडा बुलंद करने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है दूसरों की फ्रीडम पर प्रॉब्लम आएगी। फिर आप इस सिखिज्म को कहां लेकर के जाएंगे? जब आप तब नहीं बोलते हैं जब आपके नेता आए कि जरा सी मांग के लिए अगर किसान प्रॉब्लम में आता है तो उसकी पगड़ी को देखकर आप उसको खालिस्तानी कहने लगते हैं, किसी की टोपी को देखकर पाकिस्तानी कहने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और जो पढ़ा लिखा समुदाय होता है वो चीजें दूर तक की भांप लेता है। देखिए, पंजाब में आप अपना सनी देओल जैसे चेहरे को लेकर एक बार सांसद बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रम्प कार्ड होते हैं, ये हमेशा चलेगा नहीं। एक बार चल सकता है, दोबारा नहीं चलेगा। आपको सिखों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, सिखिज्म को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? खाली अगर प्रधानमंत्री पगड़ी लगा करके गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकते हैं, मुझे लगता है इससे सिखों का भला नहीं होने वाला। उनको वो सुरक्षा नहीं मिलने वाली जो दिलो दिमाग में होती है। सबसे पहली चीज होती है एक समाज में सुरक्षा का भाव पैदा होना। उनका किस तरीके से रेस्पेक्ट हो सकता है, कैसे उनको दिल्ली में सुरक्षा मिल सकती है, कैसे रेस्पेक्ट मिल सकता है, कैसे उनको दूसरे स्टेट्स में रेस्पेक्ट मिल सकता है। तो हमें कई चीजों पर जाकर के बात करने की जरूरत है।
और आप ठीक है, आप हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तमिल में और केरला में वो नहीं बढ़ सकती, पंजाब में वो नहीं बढ़ सकती। तो आपको वहां पर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आप हिंदुस्तान को एक समझते हैं। पर जो चौधरी साहब ये बात चल रही है कि पंजाब में आरएसएस जड़ों में मतलब एक तरह से पैर पसार रही है, जड़ों में दाखिल हो रही है पंजाब की, तो ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਔਰ ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? देखिए मदनदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बेस है, इसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए, जब कोई पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करती है, चाहे वो मुगलों ने मजबूत की, अंग्रेजों ने मजबूत की, तो एक अपना प्रोग्राम चलाया जाता है। अब जरूरी है कि पंजाब के अंदर दूसरी पार्टियों की इमेज को स्पॉइल भी करना है, खुद को राष्ट्रभक्त भी दिख बनाना है, और अपने साथ लोगों को जोड़ना है। उसके लिए आपको कभी तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत पड़ेगी, कभी आप इकट्ठे होंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हर नौजवान के, स्कूल के स्टूडेंट के दिलो दिमाग में आएगी कि वाकई यार तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। कभी आप भगत सिंह की बात करेंगे, तो इन चीजों से क्या होगा, लोगों के अंदर वो देशभक्ति की बातें जो देश बहुत पहले छोड़ करके आगे बढ़ गया है, उसके माध्यम से जोड़ेंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा युवा है, ऐसे गरीब लोग आज भी हैं जिनके पास समय है, या वो जुड़ जाते हैं इन चीजों से, वो प्रभावित हो जाते हैं। उनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, कोई प्रोग्राम हो जाए, तो उनका माइंड चेंज होने लगता है। और जब उनको बुलाकर अलग अलग कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है कि देखिए हमारा देश आज कहां से कहां पहुंच जाता, इसका कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया, इसका नेहरू जी ने सत्यानाश कर दिया, और अब हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया होता था, ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो लोगों का माइंड चेंज किया जाता है, वो शिक्षा के स्तर पर भी किया जाता है, वो सांस्कृतिक स्तर पर भी किया जाता है। और ये एक चीज आती है, चीजों को राजनीतिक, आप एक राजनीतिक विश्लेषण अगर करते हैं, तो हम देखते हैं जैसे जम्मू कश्मीर को लद्दाख में और कश्मीर में तोड़ दिया जाता है, इसी तरीके से जो हमारी सीटों का विभाजन होता है, इसकी जो एक आधार तैयार किया जाता है, वो इस तरीके से भी मदनदीप जी तैयार किया जाता है कि हमें बेनिफिट कैसे हो सकता है, हम पंजाब में किस तरीके से अपना प्रभुत्व प्रभुत्व बढ़ा सकते हैं, हम हरियाणा में किस तरीके से अपना प्रभुत्व बढ़ा सकते हैं। तो सीटों का जो एक आप कहिए उसको, सीटों का तालमेल इस तरीके से किया जाता है कि जहां हरियाणा की कुछ सीटें हैं जिनको हम जीत सकते हैं पंजाब के साथ ऐड करके, ऐड ऑन करके, तो हमारी पंजाब में स्थिति, होता क्या है राजनीति में, आपकी उपस्थिति दर्ज होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी उपस्थिति दर्ज होने लगेगी तो आप 1 सीट से 2 सीट पर, 2 सीट से 10 सीट पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आपके झंडा लेकर खड़े होने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके की चीजें चल रही है, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल में हरियाणा को देखा है। मेरा गुड़गांव में बहुत लंबा, 15 साल से मैं गुड़गांव में हूँ, तो मैंने गुड़गांव में चीजें देखी। हरियाणा में भी बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, तो आरएसएस को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ज्यादा एक्टिव कर दिया गया कि हर शहर के हर 4-5 गलियों में एक आरएसएस का नेता अपॉइंट किया गया। उसने उसी एरिया को कवर किया, वहां पर अपनी टीम खड़ी की, और टीम को इस तरीके से बिल्ड किया गया कि मान लिया 20 लोग हैं, एक अच्छी सी जगह देख ली, जैसे कोई बैंकेट हॉल टाइप रहते हैं, गार्डन्स रहते हैं, इनमें उसके प्रोग्राम होने लगे, सुबह के टाइम इकट्ठे होने लगे, वो बहुत अच्छी देशभक्ति की बात करने लगा। तो उससे माइंड चेंज होता है, और फिर उसके साथ साथ एक जो शहरी लोग होते हैं उनके माइंड में आता है
कि यार सुबह 1 घंटे हमारी एक्सरसाइज होती है, हम कहीं पार्क में जाते हैं या बेड पर लेटे रहते हैं, उससे अच्छा है उसमें वो 1 घंटे के प्रोग्राम में आपको प्रार्थना भी कराएंगे, आपको कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे जो आपके कानों को अच्छी लगेगी एक बार, और उसके साथ में आपकी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहेगी। इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ में होने क्या लगेगा कि आप तो जाते ही आपको लगेगा यार कुछ हो ना हो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा एक्सरसाइज होती है, आप अपने बेटे को भी ले जाने लगेंगे। जब आप मेरे और आपके जैसे लोग अपने बेटे को ले जाने लगेंगे तो वो बच्चों की एक टीम अलग से बनाने लगेंगे और आपकी अलग से बनाने लगेंगे। एक खाकी पैंट डंडा आपको मिल जाएगा, सफेद शर्ट मिल जाएगी, एक बेटे को मिल जाएगा। तो ये चीजें देखने से भी समाज में बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो इसी तरीके से हरियाणा में टीमें बिल्ड हुई, और हरियाणा में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था रोहतक के अंदर, तो ऐसे लगता था जैसे पूरा हरियाणा खाकी हो चुका है। तो इस तरीके से बेस तैयार किया जाता है, लोगों का माइंड चेंज किया जाता है और उनके ये अंदर पैटर्न देशभक्ति पंजाब जगाई में जाती है, कैसे हालांकि वो देशभक्ति। ये पैटर्न पंजाब में कैसे चलेगा? मैंने ये सुना है कि ये जो ये एरिया है, जैसे करनाल का है, कुछ एरिया जींद का है, कुछ एरिया ये कुरुक्षेत्र का तो आएगा, और ये अम्बाला तो आएगा इसमें। इसमें कुछ एरिया वो भी है जो राजस्थान के साथ लगता है, जैसे ये अबोर के साथ जो एरिया लगता है, ये जैसे सिरसा है, ये एरिया जो हैं इनको पंजाब के साथ जोड़ करके, पहले तो पंजाब मांगता था कि जो पंजाबी बोलते इलाके ने वो सानू दिते जान, लेकिन हुण पता लग्या कि खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस पैटर्न ते काम कर रही है, सोच ते काम कर रही है कि इन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल करके पंजाब ਦੇ अंदर बीजेपी का वोट बैंक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ मजबूत किया जाए। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी कुछ सच्चाई लगती ਤੁਹਾਨੂੰ? मदनदीप जी देखिए, अभी सच्चाई के बारे में तो कहना कुछ अलग है, लेकिन हाँ जब कोई बात चलती है तो कहते हैं कहीं ना कहीं धुआं जरूर होता है। और इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इधर दिल्ली बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आ रही और उधर पंजाब बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और जबकि देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब से लगता हुआ उत्तर प्रदेश बीजेपी के कंट्रोल में है, हिमाचल बीजेपी के कंट्रोल में है, तो इधर राजस्थान आप देखेंगे बीजेपी के कंट्रोल में है। तो इसको परिसीमन कहते हैं। इस तरीके का परिसीमन किया जा सकता है कि इधर दिल्ली को भी कंट्रोल कर लिया जाए और उधर पंजाब को भी कंट्रोल कर लिया जाए, और इस तरीके का मैसेज देश में दे दिया जाए कि देखिए पूरा भगवा हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान में आज भाजपा का राज है, लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति में हर रोज राजनीतिक दल अपनी अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, कैसे उनका काम बढ़ सकता है उस चीज को देखते हैं। तो ये परिसीमन है, इस तरीके के परिसीमन हो सकते हैं। मैंने देखा है इस तरीके के परिसीमन भाजपा राज में हुए हैं। जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा नहीं जीत रही थी उनके एरिया काट कर एडजस्ट कर दिए गए, दूसरी लोकसभा के साथ जोड़ दिया जाता है, और कितनी भी लंबी बेल्ट बन जाए वो लंबी बेल्ट बनाने से भी नहीं हिचकते हैं। एक एक विधानसभा में आपको सहारनपुर विधानसभा की बात बताऊं, ये सहारनपुर जो है, सहारनपुर के साथ एक कैराना विधानसभा है। कैराना में पहले जयंत चौधरी का बंदा जीतता था, उसके पहले बसपा का भी रहा है, सपा का भी रहा है, और आज की तारीख में बीजेपी का सांसद है। कैराना लोकसभा का इस तरीके से परिसीमन किया गया कि कैराना से लेकर लगभग 100 किलोमीटर तक ये लोकसभा चली गई है, उसको इस तरीके से बना दिया गया और बीजेपी का बंदा जीत गया। तो इसको परिसीमन कहते हैं, और इसमें इनके एक्सपर्ट लोग बैठते हैं कि कहां से कौन से लोगों को जोड़ना है, कौन से शहरों को निकालना है, किस बेल्ट को जोड़ना है, किसको निकालना है, और किस तरीके से हमारा समीकरण सेट बैठता है। तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, इस तरीके की स्ट्रेटेजी हो सकती है जो हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो पंजाब के लोगों को ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना चाहिए? देखिए, पंजाब के लोगों को मेरे हिसाब से पंजाब का जो पंजाबी है, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा और पढ़े लिखे समाज को जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि जब देशभक्ति की बात की जाती है, मैं मानता हूँ बहुत इमोशनल है पंजाबी। अगर आपसे बात की जाएगी, आपके बीच में कुछ लोग आएंगे और ऐसे लोगों के बीच में आएंगे जो गांवों में बैठे हैं या जो घरों में बैठे हैं। अक्सर होता क्या, आरएसएस का बंदा जब आपसे मिलेगा बोलेगा कि देखिए उनकी थोड़ा बोलचाल की जो भाषा होती है वो अलग तरीके की, बहुत स्वीट और मीठी होते हुए कहेंगे देखिए मदनदीप जी आज हम भोजन आपके घर करेंगे। तो वो आपके घर पे आएंगे, वो आपसे चर्चा करेंगे और वो इस तरीके की बातें करेंगे।
कि अपने बच्चों को आप उससे जोड़िए, थोड़ी इनके अंदर राष्ट्रभक्ति जगनी चाहिए। और जब राष्ट्रभक्ति की बात होगी तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि देखिए पाकिस्तान से हमें बड़ा खतरा है, चाइना से हमें बड़ा खतरा है, और पंजाब तो टक्कर पे खड़ा है, पंजाबियों को तो ऐसा इतिहास रहा है। तो मुझे लगा आपको भी लगेगा यार इनकी क्लास में मुझे अपने अपने बच्चे को भेज देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसके लिए बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आपके इमोशनल का कोई फायदा ना उठाए, आपके इमोशंस का कोई खेल ना जाए आपके इमोशंस के साथ में। क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान किसी एक झंडे से नहीं चलता, किसी एक धर्म से नहीं चलता, किसी एक जाति से नहीं चलता। हम बहुरंगी लोग हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना और हिंदुस्तान के लिए एकत्रित होना, ये हमारी जो है पहचान है। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਔਰ ਜੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਸੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ इरादा की है? देखिए मदनदीप जी, पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा इस सवाल के लिए, क्योंकि मैं देश के लगभग सभी टीवी चैनलों पर बैठता हूं, लेकिन ये सवाल आज तक कहीं से निकल के नहीं आया, न ही इतनी बारीकी से किसी ने इस चीज को परखा है। और ये चीज आज से नहीं चल रही है, ये चीज 2014 से लगातार चल रही है। हालांकि आपको भी ये सवाल करने में बहुत टाइम लग गया। मैं बताऊं, मैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक का सलाहकार था और हम लोग उस टाइम पे बिहार में अपॉइंट थे। तो बिहार यूनिवर्सिटीज में वीसी बनने थे, 2-3 वीसीज की अपॉइंटमेंट होने थे। तो उसके लिए गवर्नर साहब को मना कर दिया गया, क्योंकि सत्यपाल मलिक, भाजपा ने गवर्नर जरूर बनाए थे, लेकिन सत्यपाल मलिक एक किसान परिवार से आते हैं और वो आरएसएस बैकग्राउंड से भी नहीं थे। वो फुल्ली पॉलिटिशियन है, एक जाट माइंड है, किसान परिवार से है, कोई किसानों वाली सोच है। तो उनको स्पष्ट मना कर दिया गया दिल्ली से कि आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं करना है, हम लोग यहाँ से बंदा भेजेंगे, वही अपॉइंट होगा। तो आप समझ सकते हैं ये स्थिति है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं वो पूरे तरीके से एक शिक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, और इनका मोटो है कि हमें कैसे लोगों का माइंड चेंज करना है और कैसे अपने लोगों को सेट करना है। तो इसमें आरएसएस के लोग जब आपकी यूनिवर्सिटीज में सेट हो जाएंगे, जब आपके प्रोफेसर बन जाएंगे, प्रोफेसर बनने का मतलब है आपके क्लासरूम तक पहुंचना, आपके बच्चों को अटेंड करना। तो मैं मानता हूं कि गुरु के हिसाब से जो विद्यार्थी होता है, जो शिष्य होता है, वो काफी चेंज होता है। उसके दिलो दिमाग पर, उसकी पढ़ाई बातों का, उसके जीवन का बहुत प्रभाव होता है। तो चीजें प्रभावित हो रही हैं और वो देखने को मिल रही है। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ मदनदीप। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਸਮਾप्त हो गया है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ टिप्पणी करनी चाहो तो? देखिए मदनदीप जी, मैं आपको बताऊं, घर का बेदी लंका ढा सकता है। जब तक कि पंजाब में सपोर्ट देने वाले नहीं मिलेंगे, हाथ मिलाने वाले नहीं मिलेंगे, इस तरीके से ये सक्सेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अकालियों ने हाथ मिला लिया, आपने पहले भी देखा है, तो उन चीजों का फर्क पड़ता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाले उसी के साथी राज्य थे। जयचंदों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। तो मुझे लगता है पंजाब को, पंजाब के लोगों को सोचना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। जयचंद मरवाएगा पंजाब ਨੂੰ। बिल्कुल। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।